पॉइंट यहाँ पे बनता है पेपर में कि अशोक के जो अधिकतर शिलालेख है ना, अधिकतर शिलालेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है भाई? अशोक का नाम, ये पेपर में प्रश्न आता है, अशोक का नाम अधिकतर शिलालेखों में, या फिर आप बोल सकते हो स्तंभ लेखों में, शिलालेखों में क्या मिलता है? कोई बताएगा मुझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में प्रश्न आया है। देव नाम प्रियदर्शी, याद रखना क्या मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी। अशोक का नाम जो अधिकतर शिलालेखों में देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। जब अशोक के शिलालेख पढ़े गए तो उसके बाद जो है कंफ्यूजन था कि कौन है ये अशोक या देव नाम प्रियदर्शी कौन है, तो ऐसे लगा लोगों की कि अलग अलग राजा है। लेकिन जब जो है यहाँ पे क्या हो, देखो देव नाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं को प्यारा, है ना, देवताओं को प्यारा। तो देवताओं को या देवताओं का प्यारा बोल सकते हो आप लोग, देवताओं का प्यारा। तो ये देव नाम प्रियदर्शी नाम से कब कैसे डिफाइन हुआ कि भाई ये जो है अशोक ही है? एक शिलालेख आता भाबरूगढ़ शिलालेख, किसी को पता भाबरूगढ़ लेख कहाँ पे है? हाँ, एक भाबरूगढ़ लेख आता है, कहाँ? भाबरूगढ़। इस भाबरूगढ़ शिलालेख में सबसे पहले पता चला कि इसमें लिखा गया है कि मैं अशोक देव नाम प्रियदर्शी। ये देखो इस तरीके से जो है इस शिलालेख में लिखा गया है। यहाँ से पता चला कि अरे ये देव नाम प्रियदर्शी जो नाम लिखे गए हैं ये किसके लिए लिखा गया है? अशोक के लिए लिखा गया है। तो यहाँ से डिफाइन हुआ कि भाई जो अशोक ही कौन है? आपका देव नाम प्रियदर्शी ही अशोक है, और अशोक ही क्या है? देव नाम प्रियदर्शी है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और अभिलेखों में भी अशोक नाम मिला है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ ऐसा नहीं है कि अशोक और जगह नहीं मिला, और जगह भी मिला। लेकिन कन्फ्यूजन था कि अशोक, मतलब लग तो ऐसा रहा कि ये जो शिलालेख हैं और ये जो काम किए गए हैं, जिस तरीके से क्रम लग रहा था उस हिसाब से यही लग रहा था कि जो अशोक है कि ये अशोक के शिलालेख है, अभिलेख है, गुहा लेख है। ऐसा लग रहा था कि एक ही आदमी के किए गए काम है। लेकिन कहीं पे देव नाम प्रियदर्शी मिल रहा नाम, कहीं पे अशोक मिल रहा है, तो उससे जो बड़ा कन्फ्यूजन बढ़ा हुआ था इतिहासकारों में। यहाँ से पता चला जब ये अभिलेख भाबरूगढ़ अभिलेख मिला तो भाबरूगढ़ अभिलेख से ये कंफर्म हो गया कि वहाँ पे लिखा गया मैं अशोक देव नाम प्रियदर्शी। जब ऐसे नाम यहाँ पे लिखा गया था, ऐसे करके यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे जो है सीधा जो है मगध का यूज भी किया गया, मैं मगध का सम्राट अशोक देव नाम प्रियदर्शी ऐसे लिखा गया है ना। यहाँ पे मगध का सम्राट भी लिखा है साथ में। तो ये बिल्कुल एकदम कंफर्म हो गया कि मगध का सम्राट भी लिख रहा है, अशोक भी लिख रहा है। तो मगध में तो अशोक ही राज सम्राट, और ऊपर से देव नाम प्रियदर्शी भी लिख दिया। तो इसका मतलब जितने भी देव नाम प्रियदर्शी लिखे हैं नाम, वो सारे के सारे किसके लिए लिखे गए हैं? अशोक के लिए लिखे गए। तो हमने कल जो है कुछ चर्चा की थी भाई कि अशोक के जो शिलालेख है, अशोक के शिलालेख जो है, जो आपका अशोक के शिलालेख, क्या आप अगर अभिलेख की बात करोगे तो अशोक के जो अभिलेख है वो अभी जो है 40 से ऊपर मिल चुके हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो अशोक के जो अभिलेख है वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, हमने कल बताया था। एक है आपके क्या? शिलालेख, है ना। दूसरा आपके क्या आते हैं? स्तंभ लेख। तीसरा आपका क्या आता है? गुहा लेख। ये हमने कल करवा रखा है ना। जो ये शिलालेख होते हैं वो होते हैं जो क्या उन्होंने किस पे लिखा है? अशोक के शिलालेख किसे कहा गया है? जो अशोक ने क्या है चट्टानों पर या फिर पत्थरों पर लिखा गया है। चट्टानों या पत्थरों पर जो लिखा गया है उसको क्या कहा गया? शिलालेख, है ना। जैसे कालसी में भी है। स्तंभ लेख क्या है? जो एक हिसाब से पिलर या फिर आप बोल सकते हो खंबा, है ना, खंबा है या खंबे पर लिखा गया। अशोक के द्वारा जो खंबे पर अपने कार्यों के बारे में या अपने राजपाट के बारे में लिखाया गया, है ना, किस पर? खंबे पर।
फिर खंभों पर लिखा गया है ना, वो क्या है, स्तंभ लेख है। और गुहा लेख क्या है, जो गुफाओं में लिखा गया है, ये अधिक मिले हैं, तो इनकी मतलब संख्या जानने की जरूरत नहीं भाई, इतना ही पता रखो। जो ये आपके शिलालेख है, ये जो शिलालेख है अशोक के, ये भी क्या है आपके, एक तो आपके बृहद शिलालेख है और दूसरे कैसे हैं, लघु शिलालेख है। एक बृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख है। और इसमें भी क्या है कि एक आपके क्या है, बृहद स्तंभ लेख है और इसमें भी क्या है, एक लघु स्तंभ लेख है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए एक हिसाब से, जो अशोक के क्या है आपके बृहद शिलालेख है, बृहद शिलालेख का मतलब है कि जो बड़े बड़े चट्टानों पर लिखे गए हैं, बड़े बड़े चट्टानों पर लिखे गए बृहद शिलालेख। और जो बृहद शिलालेख है बड़े चट्टानों पर लिखे गए हैं, इनकी संख्या अभी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 14 है, जिसमें एक कालसी का शिलालेख भी है ना, कालसी यहीं पे विकास नगर के पास है जो, वो भी है इसमें शामिल 14 में, है ना। और अगर लघु शिलालेख की बात करें तो लघु शिलालेख भी कितने हैं, 14 है। और अगर आप जो है स्तंभ लेख की बात करें तो कितना बताया था, बृहद स्तंभ लेख जो है 6 है, और ये क्या कहता है आपके लघु स्तंभ लेख कितना है, ये 3 है ना। कुल मिला के लघु का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, छोटा, यानी कि छोटे चट्टानों पे। जो बड़े चट्टानों पे लिखे गए हैं वो 14 है, जिन्हें बृहद शिलालेख कहते हैं। जो आपके छोटे चट्टानों पे लिखे गए हैं वो 14 है, लघु शिलालेख कहते हैं। और जो स्तंभ लेख है मतलब जो पिलर टाइप के ऐसे करके गोल गोल पिलर, जैसे ये यहाँ पे पिलर लगा है, ऐसे ही क्या है गोल गोल पिलर बने हुए, बड़े बड़े पिलर, और उन पिलरों पे लिखा गया है चारों तरफ, तो उन पिलरों को ऐसे करके गार्ड रखा है। तो ऐसे पिलर जो है आपके कितने, उनको स्तंभ लेख बोलते हैं। तो ऐसे 14 है, बृहद मतलब बड़े बड़े पिलर पे लिखा गया है। और जो छोटे छोटे पिलर पे लिखा गया है वो लघु स्तंभ लेख है, वो 13 है ना। तो इनकी संख्या इस तरीके से, सॉरी 3 है। तो इस तरीके से जो टोटल 40 मिले हैं, कुछ पे थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो इनके हिसाब से तो आपके 37 आ रहे होंगे ना। ये देखो 14 और 14 28, 28 और 6 कितना होता है, 28 6 34, 34 और 3 37 है, 37 आ रहे होंगे, लेकिन 40 भी बोलते हैं क्योंकि 2-3 और भी है। तो ये जो है जो आपके शिलालेख है अशोक के अभिलेख, इन अभिलेखों में एक बृहद, अशोक के बृहद अभिलेख, इनको क्या कहते हैं, इनको कहता है अशोक के चतुर्दश शिलालेख। जो अशोक के चतुर्दश शिलालेख है, चतुर्दश का मतलब क्या होता है, 14, संस्कृत में बोलते हैं ना 14 को चतुर्दश। तो अशोक के चतुर्दश शिलालेख, और अशोक के जो ये बृहद स्तंभ लेख है 6, ये सबसे ज़्यादा यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस यहीं से। जो बाकी इधर उधर जाता हो तो जीके में ऐसे आ जाता है, लेकिन ये वाले जो आपको 14 के 14 पता होने चाहिए। 14 के 14 से देखो, अगर आप किताबों में पढ़ोगे या नेट में सर्च करोगे ना, तो इनके बारे में वहाँ भी आपको डिटेल में मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा मिलेगा कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा छोड़ना और कौन सा करना है ना। और हम जब कराएंगे आपको यहाँ पे ये 14 के 14 जो बृहद शिलालेख है, अशोक के चतुर्दश स्तंभ लेख शिलालेख है, बस एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं। कहीं पे हो सकता है कि 2 पॉइंट हो, नहीं तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट आपको याद रखना है जो पेपर में बनते हैं, है ना। कौन से शिलालेख से नंबर भी पूछता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके है ना 14 तक। और ऐसे ही क्या है आपके ये बृहद स्तंभ लेख है, ये केवल 6 ही है, तो इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो या तो आपके लघु, या आपके किससे, सॉरी ये वाले है ना, ये वाले जो आपके स्तंभ लेख है, या तो स्तंभ लेख से पूछेगा या शिलालेख से। इसके जो है 14 जो बृहद वाले यहीं से क्वेश्चन बनेगा, और स्तंभ लेख में भी ये 6 जो बृहद स्तंभ लेख है, यहाँ से आपके पास क्या बनता है, प्रश्न बनता है ना। तो हम जो है अब चर्चा करेंगे किसकी, अशोक के चतुर्दश, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 14 शिलालेख, ठीक है ना। समझ लो आप लोग कि ये कौन से शिलालेख है, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग, बृहद शिलालेख है ना, जो बड़े वाले हैं उनके बारे में हम इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे भाई। सबसे पहले प्रथम शिलालेख,
यह है आपका सहबाजी, ठीक है। अभी जो है अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। मैप में देखना है बिल्कुल एकदम, ताकि बिल्कुल फिट हो जाए दिमाग में। कभी भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि कौन सा शिलालेख किस स्थान पर है, कहाँ है। राज्य का नाम भी पूछ सकता है और एग्जैक्ट स्थान का नाम भी पूछ सकता है, और जो भारत से बाहर है उनके लिए देश का नाम भी पूछ सकता है कि किस देश में कौन सा है, ठीक है। तो सहबाजगढ़ी या सहबाजी कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो याद रखना यहाँ पे है लगभग सहबाजी, या फिर हो सकता है आपके पास लिख दे सहबाजगढ़ी, ठीक है ना। ये कहाँ पे आपका? पाकिस्तान, ठीक है ना। ये देखो सहबाजगढ़ी या सहबाजी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो ये प्रथम शिलालेख है, ठीक है ना। इस शिलालेख में अहिंसा पर क्या कहा गया? इस शिलालेख में एक तो आपको याद रखना है, अहिंसा पर क्या दिया गया है? जोर दिया गया है। अहिंसा जान तो, अहिंसा क्या होता है? अहिंसा का विपरीत क्या होता है भाई? विलोम शब्द अहिंसा का, अहिंसा का अहिंसा, हिंसा। हिंसा क्या होता है? हाँ, हिंसा होता है लड़ाई झगड़े काट मार, ये हिंसा होती है। और हमने कहा था कि जो अशोक है, अशोक काट मार बहुत करते थे, हिंसा बहुत करते थे। मतलब उनका जीवन जो है ज़्यादातर जो मतलब 8 साल जो उनके जीवन के गए ना, वो पूरे काट मार लाशों के ऊपर से गुजरे। ऐसे नहीं किया इतना बड़ा साम्राज्य। तो बाद में जब सुधरे होंगे तो सुधरने के बाद ही लिखे, है ना। तो उन्होंने फिर जब सुधर गए होंगे तो उसके बाद क्या उन्होंने कहा भाई अहिंसा पर जोर दिया है। हिंसा मतलब काटमार और अहिंसा मतलब शांति। गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के थे ना, या हिंसा के थे? अहिंसा के। गांधी जी बोलते थे कि भाई अगर कोई एक थप्पड़ मार देगा तो दूसरा गाल कर देना, एक थप्पड़ इधर भी मार दे, है ना। वही बात वही मुन्ना भाई फिल्म की, कि उसने कहा कि भाई उसने थप्पड़ मार दिया, तो मुन्ना भाई ने बोला कि नहीं भाई सर्किट, गांधी जी ने कहा था कि अगर एक थप्पड़ कोई मार देगा तो दूसरा गाल करना, दूसरा भी। तो फिर उसने दूसरा थप्पड़ मारा। फिर कहा सर्किट ने कि भाई अब क्या करें? उसने कहा गांधी जी ने ये तो कहा कि एक थप्पड़ मारेगा तो ये वाला गाल करना, फिर दूसरा गाल कर देना, दूसरा थप्पड़ मारेगा। तो गांधी जी ने तो दूसरे बार के लिए कुछ नहीं कहा कि इसके बाद क्या करना है, दे कुटाई करके फिर तो ये एक हिसाब से सही चीज़ भी है। अगर क्या कहते हैं कोई आपके साथ हिंसा कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसको दबाने की कोशिश करो। जब पानी सिर के ऊपर ही चले जाए, जब एक गाल में लग गया थप्पड़, दूसरे गाल में भी लग गया थप्पड़, क्यों रुकना भाई, भी तो मारो उधर भी थप्पड़। तो एक तो अहिंसा पर जोर दिया गया, और दूसरी बात इसमें क्या कहा गया है? हाँ, पशु बलि, पशु बलि की भाई निंदा की गई। देखो पशु बलि की क्या की गई? निंदा की गई। तो सोचो जरा, उस समय तो हमारे यहाँ पे तो क्या कहते हैं, मतलब पशु बलि कब तक? 1800-1900 तक पशु बलि, अभी भी पशु बलि चल रही है, खैर, है ना। पर अगर 1800-1900 के आसपास लोगों ने सोचा सती प्रथा का अंत करने के बारे में और पशु बलि के बारे में जो है सोचा लोगों ने, मतलब ये सोचो कि उस समय के राजा की कितनी अच्छी सोच थी कि पशु बलि जो है ठीक नहीं है ना। तो पशु बलि जो है, पशु बलि की उन्होंने क्या की है? निंदा की है। कि उनका कहने का मतलब था कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए भाई, और अहिंसा पर मतलब जो मार काट है वो भी नहीं करनी चाहिए, और पशु बलि भी क्या है? नहीं करनी चाहिए। उसको उसने क्या किया? पूरी तरीके से निंदा की है। ये प्रथम अभिलेख में बस इतनी चीजें याद रखना, पूछता पेपर में कि अशोक ने पशु बलि की निंदा किस अभिलेख में की है? तो प्रथम अभिलेख में। या कौन सा अभिलेख में गई? तो सहबाजगढ़ी या सहबाजी, है ना। आपके पास यहाँ पे है सहबाजगढ़ी,
गड़ी भी लिख सकता है सहबाजी, है ना। मैं जो है इन्होंने क्या किया, पशु बलि की निंदा की है, या फिर अहिंसा पर अकबर अशोक ने अहिंसा पर किस अभिलेख में जो जोर दिया था, तो सहबाज गढ़ी के अभिलेख लिख देगा या फिर प्रथम अभिलेख लिख देगा अपने प्रथम अभिलेख में, है ना। इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अब बाकी ये तो पूछते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है ना। द्वितीय शिलालेख बताइए, अरे धुरंधरों बताइए। हाँ मानसेरा बोल सकते हो या मनसेरा, मनसेरा, कहीं पे मानसेरा भी होता लिखा। और मनसेरा भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो दूसरा शिलालेख जो है मनसेरा पाकिस्तान में, ये यहाँ पे मैं आपको उसमें मैप में भी बताते जा रहा हूँ। द्वितीय शिलालेख कहाँ पे है, देखो मनसेरा लिख देगा या फिर मानसेरा लिख देगा, बात एक ही है। और ये कहाँ पे है, ये भी आपका, इसमें जो है पशु चिकित्सा की जो है क्या की गई है, चर्चा की गई है। यानी कि इन्होंने लिखा कि हमने जो है जगह जगह कई स्थानों पे पशु चिकित्सा बनाई है, तो उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है यहाँ पे कि अगर बाई चांस पशुओं को कहीं चोट लगती है, पशुओं को कोई दिक्कत होती है, पशुओं को कोई बीमारी होती है, तो उनके लिए जो है हमने पशु चिकित्साएं जो है अपने राज्य में जगह जगह जो है स्थापित की है। ये बात यहाँ पे कही गई। तो इतनी बड़ी चीज़ें तो नहीं पूछता एग्जाम में, सीधा पूछेगा आपसे द्वितीय शिलालेख अशोक का कहाँ पे है, तो मनसेरा या मानसेरा पाकिस्तान में पड़ता है। और दूसरी बात कि अशोक ने अपने किस शिलालेख में पशु चिकित्सा की क्या की है, चर्चा की है, तो किस शिलालेख में की है, तो द्वितीय शिलालेख में किया। और ये द्वितीय शिलालेख कहाँ पे है, हाँ चलो अब बात करते हैं जरा तृतीय शिलालेख की। तृतीय शिलालेख कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, कालसी उत्तराखंड, ठीक है ना। तृतीय शिलालेख जो मिला है अशोक का, वो कहाँ मिला है, कालसी में मिला है, कालसी के उत्तराखंड के कालसी में, है ना। सबसे पहली बात, इससे थोड़ी सी मैं एक दो पॉइंट और ज़्यादा बताऊंगा आपको कि थोड़ा सा एग्जाम में दिक्कत ना हो, कि उत्तराखंड दृष्टि से भी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा अगर मैं जीएस के हिसाब से देखूं तो जीएस के हिसाब से तो एक पॉइंट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परंतु अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की दृष्टि से, तो उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत कुछ बन सकता है यहाँ से। जैसे इनमें भी अगर वहाँ के स्टेट की बात करें हम, जैसे पाकिस्तान में पूछ ले या फिर कहीं दूसरे स्टेट की, तो वहाँ के लिए तो बहुत कुछ है, इनके अंदर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर हम एग्जाम के दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या चीज़ें बन सकती है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अशोक का जो शिलालेख है, तृतीय शिलालेख है, ये कहाँ पे है, कालसी में है। और ये किस नदी के किनारे हैं, यमुना नदी के किनारे। देखो भाई, मैं आपको वर्ल्ड लेवल का जीके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो है टोंस नदी का कोई जिक्र मतलब इतना है नहीं, अगर हम नदियों की बात करें, भारत की नदियों की बात करें, इतनी बड़ी नदी नहीं है टोंस, है ना। हाँ उत्तराखंड के हिसाब से आप टोंस ले सकते हो, हाँ यमुना नदी का बहुत बड़ा नाम है अपना, है ना। तो यमुना नदी के किनारे, तो कालसी का शिलालेख किस नदी के किनारे हैं, यमुना नदी के किनारे हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। यहाँ पे अगर बात करें कि जो कालसी का शिलालेख है, इसमें जो यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र मतलब जो कालसी वाला जो क्षेत्र है, या यहाँ के क्षेत्र को अशोक ने क्या कहा है इस शिलालेख में, है अपरांत। याद रखना यहाँ पे जो है
अपरांत। इस क्षेत्र को अशोक ने क्या कहा है? अपरांत। क्या कहा है? पुलिंद। ये प्रश्न बन सकते हैं आपके। तो अशोक ने कालसी के शिलालेख में कालसी क्षेत्र को क्या नाम से पुकारा है या क्या नाम दिया है? तो अपरांत नाम दिया है। और अशोक ने कालसी के शिलालेख में इस क्षेत्र के या कालसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को क्या नाम दिया है? तो पुलिंद नाम दिया है। एक हाथी क्या है? अंकित है, मतलब हाथी को बनाया गया है। याद रखना इसमें क्या उत्तीर्ण है? गज तमे शब्द जो है इसमें लिखा गया है, और गज तमे का अर्थ होता है आसमान से उतरता हुआ हाथी। इसका मतलब क्या होता है? आसमान से उतरता हुआ हाथी, गज तमे, है ना। तो ये गज तमे लिखा है, बल्कि किसी पेपर में पूछा गया था, यूपी के, उत्तराखंड के भी नहीं, यूपी के किसी पेपर में पूछा गया था कि अशोक के किस शिलालेख में गज तमे लिखा गया है। गज तमे उत्कीर्ण किया गया है। यात्रा के बारे में हमने बात की थी, अशोक के धम्म के बारे में, है ना। तो यहाँ पे जो है धम्म प्रचार के लिए तीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनकी जो यहाँ पे चर्चा की गई है। अशोक ने कहा है कि धम्म प्रचार के लिए 3 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, और जो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे जाके। एक था राजुक, दूसरा राजुक था, दूसरा मुक्तक था, और तीसरा है प्रदेशक था। देखो इन 3 अधिकारियों का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है अशोक के काल से। अब अशोक के काल से शिलालेख हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए तो वही बात होगी, काला अक्षर भैंस बराबर। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे क्या लिखा गया है ना। लेकिन ये जो है जेम्स प्रिंसेप ने जब अशोक के शिलालेख पढ़े तो उन्होंने एक स्पेशल वर्णमाला तैयार करी उसके लिए, तब जाके उसके अर्थ लगाए। तो उसी के आधार पर जो बाद में सब शिलालेखों को पढ़ा गया कि ब्राह्मी लिपि में जो लिखे गए थे। हमें जो इसको पढ़ने के लिए पहले ब्राह्मी लिपि सीखनी पड़ेगी। जब ब्राह्मी लिपि सीख लेंगे तब जाके समझ में आएंगे। जब तक सीखेंगे तब तक रहते भी कि नहीं रहते। कालसी का तो खत्म ही कर दिया, है ना। तो इतनी चीजें आपको तृतीय शिलालेख में याद रखनी है भाई, है ना। ये तृतीय शिलालेख में इतनी चीजें, बहुत ज्यादा डीप प्रश्न बनेगा आपका, उत्तराखंड का बने चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई पेपर में बने, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना तृतीय शिलालेख कहाँ पे है? कालसी उत्तराखंड में, यमुना नदी के किनारे है। नदी का नाम पूछता है, किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। आप लोगों को पता है कि टोंस नदी और यमुना नदी का मिलन भी कालसी के पास डाक पत्थर में होता है। बाई चांस टोंस दे दे उत्तराखंड के हिसाब से पूछे तो टोंस भी आप लगा सकते हो। यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है उस शिलालेख में? अपरांत कहा गया है। और इस क्षेत्र के लोगों को क्या कहा गया है? सब इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुलिंद कहा गया है, और हाथी जो है अंकित किया गया है। और कैसा हाथी? आसमान से उतरता हुआ हाथी अंकित किया गया है। या फिर उसमें हाथी लिखा गया है, हाथी जो बनाया गया है उस हाथी के नीचे लिखा गया है गजतमे, गजतमे लिखा गया है। तो वो ब्राह्मी लिपि में गजतमे का अर्थ होता है कि आसमान से उतरता हुआ हाथी। तो ये आपको जो आसमान से उतरता हुआ हाथी दिखाया गया। मुझे अभी भी ध्यान है कि जब हम उसमें देख रहे थे, लगभग 2017 में जब हम टूर पे गए थे, जब हम देख रहे तो उसको, तो जो हाथी बनाया गया था ना वो हल्का सा ऐसे, हल्का सा तिरछा टाइप का था बना हुआ, और उनके मतलब पाँव के नीचे कुछ नहीं था। एकदम से जो है आपको ऐसे दिख रहा था कि खाली था पूरा। तो खाली था पूरा मतलब क्या था? वो बिल्कुल एकदम हवा में था, आसमान से उतरता हुआ हाथी दिखाया गया था, है ना। तो हालांकि हमने उसका उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मतलब पढ़ते हैं उसके बारे में तब पता चलता है कि वाकई में उसके पाँव के नीचे अगर जमीन होती तो आसमान से उतरता हुआ नहीं दिखता, फिर आसमान से उतरता हुआ मतलब हवा में हो। तो इस तरीके से बाकी गजतमे लिखा गया तो इसका मतलब ही आसमान से उतरता हुआ। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धम्म प्रचार के लिए अशोक ने जो है कितने अधिकारियों की नियुक्ति की थी? ये तो शिलालेख से भी बाहर का क्वेश्चन भी है कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए कितने अधिकारियों की नियुक्ति की थी? 3। या फिर पूछेगा अशोक के राजुक, मुक्तक और प्रदेशक अधिकारी किससे संबंधित थे? तो पूछेगा किस शिलालेखों से संबंधित थे, धम्म प्रचार से संबंधित थे, या फिर आपके पास जो बोल देगा वो दूसरा धर्म कौन सा था, बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, या फिर पूछेगा कौन सा धर्म जो उनके पिता ने अपनाया था,
हैं, आजीवक संप्रदाय से संबंधित, ऐसा ऑप्शन देता है यहाँ पे। तो ये किससे संबंधित है? धम्म प्रचार से संबंधित है, तीनों के तीनों अधिकारी। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे प्रश्न बनते हैं पेपर में, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद अशोक का चौथा शिलालेख जो है यहाँ पे है भाई, गिरनार। गिरनार कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गिरनार गुजरात में अशोक का चौथा शिलालेख है भाई, ठीक है। अशोक का चौथा शिलालेख कहाँ पे है? गिरनार गुजरात में। अच्छा, इस शिलालेख में दो शब्दों को आपको ध्यान रखना भाई, दो शब्द याद रखना आप लोगों ने। एक तो है भैरी घोष, है ना, और दूसरा याद रखना आपने धम्म घोष। दो शब्दों का यूज किया गया है, भैरी घोष और धम्म घोष। अच्छा, लिखा नहीं यहाँ पे। कहाँ पे है? कहाँ पे है? गिरनार गुजरात। इसमें दो शब्द आपने याद रखने हैं, एक भैरी घोष और दूसरा शब्द याद रखना है धम्म घोष। भैरी घोष और धम्म घोष, ये दो शब्दों को याद रखना है। और इनका अर्थ क्या होता है? जो भैरी घोष है इसका मतलब होता है युद्ध, और धम्म घोष का मतलब आपको पता ही है, बताया जाता है कुछ लोग कि ये किससे लिया गया है, बौद्ध धर्म से लिया गया है, या फिर आप सीधा धम्म को जो है धर्म लिख सकते हो। तो इनकी जो है क्या की गई है, इसमें इनकी जो है चर्चा की गई है। शिलालेख कहाँ होना चाहिए भाई? पांचवा शिलालेख, पांचवा शिलालेख पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा भी यहीं पे है, ठीक है ना। पांचवा भी यहीं पे गिरनार में, ठीक है ना। अशोक का पांचवा शिलालेख कहाँ पे है? गिरनार गुजरात में। तो पांचवा शिलालेख कहाँ पे है? गिरनार है। धम्म महामात्रा, ठीक है ना। धम्म महामात्रा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे धार्मिक जीवन की रूपरेखा जो तैयार की जाती है वो इसी अधिकारी के कहने पे की जाती थी, है ना। धार्मिक जीवन की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रश्न बनता है ना, एक बार नहीं कई बार बन चुका, उत्तराखंड के पेपर में भी आ चुका है कई बार। और प्रश्न कैसे बना हुआ है? धम्म महामात्रा नामक अधिकारी जो धार्मिक जीवन की रूपरेखा से संबंधित था कि चर्चा अशोक के किस शिलालेख में की गई है। तो कई बार तो लिख देता अशोक के पांचवें शिलालेख में, और कई बार लिखा था अशोक के गिरनार शिलालेख में। तो अशोक का गिरनार शिलालेख या अशोक का पांचवें शिलालेख में ये जो है लिखा गया है। इसके बाद छठवें शिलालेख की अगर बात करें, एक एक चीजें याद रखनी, ज्यादा नहीं। छठवां शिलालेख ये कहाँ होना चाहिए भाई? छठवां शिलालेख है आपका धौली में, और धौली पड़ता है कहाँ होगा धौली भाई? उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपका लगभग ये वाला एरिया जो उड़ीसा का वाला एरिया है, तो ये जो है आपका कहाँ मिला है? छठवां शिलालेख धौली ओडिशा, है ना। अब उड़ीसा को क्या बोलते हैं? हाँ, ओडिशा बोलते हैं। तो छठवां शिलालेख जो है धौली ओडिशा में मिला है, इम्पोर्टेंट है। छठवां शिलालेख मिला है धौली
ओडिशा। क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ बताओ, फटाफट बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, कई बार पेपर में पूछा गया है। किसी ने नहीं पढ़ा? कहा इसमें कि मेरा अधिकारी, है ना, यानी कि धर्म से संबंधित जो क्या होगा, मेरा अधिकारी होगा, या फिर आप बोल सकते हो जन कल्याण के लिए, है ना, मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए किसी भी समय मुझसे मिल सकता है। देखो क्या होता था भाई राजा महाराजाओं के टाइम में, कि राजा का जो है अपना सोने का टाइम होता था, खाने का टाइम होता था। राजा से जो मीटिंग होती थी मंत्रियों की और अधिकारियों की, वो मीटिंग जो है स्पेशल राजा बुलाते थे, तभी वो मीटिंग होती थी, जो टाइम होता था फिक्स, है ना। राजा को सोने के टाइम में या खाना, अगर युद्ध की स्थिति बन रही है तभी डिस्टर्ब कर सकते थे, नहीं तो नहीं करते थे। कई लोगों की जानें चली जाती थी इस चक्कर में, राजा को डिस्टर्ब कर दिया, राजा क्रोधित हो गया कि इसको सजा दे दो, जब हमारा नियम ये है कि भाई इस समय जो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई नहीं, है। लेकिन अशोक ने ये कहा था कि अगर कोई भी जन कल्याण से संबंधित, यानी कि जनता के कल्याण से संबंधित अगर कोई भी बात हो, है ना, और मेरे अधिकारी को जनता के कल्याण से संबंधित कोई भी काम करना है या कोई भी बात मुझे बतानी है, तो वो मेरे से जो है किसी भी समय मिल सकता है, 24 घंटे। अब देखो जरा 7वां शिलालेख, कहाँ है भाई, कि यह अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। प्रश्न आता है कई बार, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो कौन सा शिलालेख है, 7वां या फिर क्या बोलेगा, धौली शिलालेख, है ना। धौली शिलालेख जो अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है, और इस शिलालेख में जो है क्या कहा गया है, इसमें विभिन्न धर्मों की क्या की गई है, चर्चा की गई है, विभिन्न धर्मों की चर्चा की गई है। इसका मतलब क्या है, विभिन्न धर्मों की चर्चा करने का मतलब क्या हुआ भाई, विभिन्न धर्मों की चर्चा करने का मतलब क्या हुआ, कि जो अशोक थे वो ये था कि अपने आप तो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था, अपने आप तो बौद्ध धर्म को मानते थे, उन्होंने जो है धम्म यात्रा निकाली थी, कि जो धम्म यात्रा सारे धर्मों से ही क्या थी, एक हिसाब से रिलेटेड थी, उसमें सारे धर्मों का मिश्रण था, कि भाई हर धर्म में कहा जाता कि माता पिता का आदर करें, या फिर क्या कहते हैं कोई जो गरीब है उसको ना सताओ, आप लोग सेवक है उसको भी मतलब परेशान मत करो, है ना, ब्राह्मण को जो है आदर करो, ऐसे करके जो है हर धर्म में ही कहा जाता है ये चीज़ें। तो उन्होंने जो है, ये तो यहाँ पे धर्म की बात नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पे अशोक ने क्या किया है, विभिन्न धर्मों की क्या की है, चर्चा की है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहते थे कि मेरे राजपाट में अगर कोई बौद्ध धर्म को अपनाता तो कोई बात नहीं, बौद्ध धर्म को अपना लो, जैन धर्म को अपनाता तो जैन धर्म को अपना लो, हिंदू धर्म को अपनाता तो हिंदू धर्म को अपना लो, और आप जो है कोई धर्म नहीं अपनाना चाहते, मुस्लिम धर्म को अपनाते तो मुस्लिम धर्म को, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। यहीं से जो है ये बातें जो है सामने आई है कि अशोक, कोई बताएगा 8वां शिलालेख कहाँ होगा भाई, सीधा रट के रखना दिमाग में, पूछता है पेपर में, रट के रखना। 8वां शिलालेख भी कहाँ पे है, धौली में ही है, और धौली कहाँ पड़ता है, ओडिशा। देखो ये बिल्कुल आसान हो गया काम, कि आपके जो है 3 शिलालेख क्रम से, एक मतलब आपका 6ठा, 7वां और 8वां शिलालेख कहाँ पे है, आपके धौली के उड़ीसा, है ना, उड़ीसा के धौली में। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना आसान है। देखो 2 तो आपके ये आ गया, आपके गुजरात में आ गए, है ना, गिरनार के गुजरात में आ गए, 4था और 5वां गिरनार गुजरात के गिरनार में है, और 6ठा, 7वां और 8वां कहाँ पे आपका, उड़ीसा के धौली में। धम्म यात्रा की चर्चा जो 8वें वर्ष
प्रारंभ हुई। मतलब 8वें वर्ष का मतलब है कि कब से? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की बात कर रहा हूँ। जब उसका राज्याभिषेक हो गया उसका 8वें वर्ष शुरू हुई। थोड़ा करते हैं जरा 9वां शिलालेख कहाँ पे है भाई? नौवां शिलालेख कहाँ है? अशोक का 9वां शिलालेख है भाई? 9वां शिलालेख है एरागुड़ी में। कहाँ पड़ता है एरागुड़ी? अब तो तेलंगाना में है। एरागुड़ी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो यहाँ पे है एरागुड़ी। एरागुड़ी शिलालेख कहाँ पे है? तेलंगाना। ये कौन सा हो जाएगा आपका? 9वां शिलालेख। 9वां शिलालेख एरागुड़ी शिलालेख। अरे बस बस, एक शब्द याद रखना आप लोग। यहाँ पे जो कहा गया कि भेदभाव मत करो और शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब है अनुशासन। हालांकि अनुशासन शब्द का यूज नहीं किया है, वहाँ पे शिष्टाचार शब्द का यूज किया है। तो अशोक का जो 9वां शिलालेख है वो कहाँ पे? एरागुड़ी में है, एरागुड़ी तेलंगाना में। और इसमें जो है क्या है? शिष्टाचार के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। 10वां शिलालेख, हाँ भाई 10वां शिलालेख कहाँ होना चाहिए? गुड, सोपारा महाराष्ट्र। देखो भाई, सोपारा महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, तो ये आपका गुजरात है यहाँ तक, और इसके नीचे ये महाराष्ट्र है, इसके नीचे यहाँ गोवा है। ये आपका महाराष्ट्र इधर है ना। तो ये यहाँ पे लगभग ये मान के चलो कि ये यहाँ पे सोपारा शिलालेख है महाराष्ट्र में। कौन सा शिलालेख हो गया ये? 10वां शिलालेख सोपारा महाराष्ट्र में है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें अशोक ने क्या उपदेश दिया है कि जो आपका राजा और अधिकारी होंगे, राजा और अधिकारी जो होंगे, उन्होंने क्या है, किसके बारे में? उन्हें प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। मतलब प्रजा के बारे में ही उनका सोचना, प्रजा के बारे में अच्छा सोचना ही क्या है? राजा का धर्म भी है। और राजा के क्या है, जो और अधिकारी है, उनका धर्म भी यही है। 11वां शिलालेख, 11वां शिलालेख ये भी कहाँ पे है? सोपारा, सोपारा महाराष्ट्र। क्या है कि जो आपकी अशोक की जो धम्म यात्रा थी ना, धम्म, तो धम्म यात्रा की क्या की गई है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो धम्म है, धम्म की क्या की गई है इसमें? व्याख्या। यानी कि जो आपका धम्म है, धम्म क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी पूरी इसमें क्या की गई है? व्याख्या की गई है। अशोक का धम्म अपने जीवन के 8वें वर्ष में शुरू हुआ था, या अशोक का धम्म अपने जीवन के किस वर्ष में शुरू हुआ? ये प्रश्न बनता है कई बार। तो 8वें वर्ष में, है ना। अशोक का धम्म जो अपने जीवन के 8वें वर्ष शुरू हुआ। 12वां शिलालेख है एरागुड़ी में। एरागुड़ी कहाँ था? हाँ, 12वां शिलालेख जो है ये तेलंगाना में है। देखो यहाँ पे भी 2 मिल गए भाई, है ना। जो 12वां शिलालेख है वो यहाँ पे है, एरागुड़ी तेलंगाना में। देखो 2 मिल गए, यहाँ पे 3 मिल गए, यहाँ पे 2 मिल गए, यहाँ पे 2 मिल गए, यहाँ पे भी 2, 1 2 3 4 4 दूनी 8 और 1 9, तो ऐसे ही हो गया आपका, है ना।
तो इसको रटने में जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए मैं मैप में दिखा रहा हूँ। अलग अलग दिखाता तो कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे एक जैसा ही लग जाएगा आपको, है ना। तो आपका जो है 12वां शिलालेख कहाँ पे है? एरागुडी स्त्रीम महामात्र, ये देखो स्त्रीम महामात्र अधिकारी। ताली बजा दो भाई हिमालय के लिए, बड़ा बढ़िया। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो शिलालेख है इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब बहुत कई बार पूछा गया है। शिलालेख क्या मतलब, इसकी चर्चा, स्त्रीम महामात्र का मतलब होता है स्त्रियों से संबंधित अधिकारी, यानी कि जो अशोक के राजपाट में जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई कि स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें सुधार हो जाए। तो कुल मिला के किसके लिए ये स्त्री, या फिर हम बोल सकते हैं महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु, महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु जो है इस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। कुल मिला के अगर महिलाओं के लिए जो है कोई महिला कुछ करना चाहती है, सेना में भर्ती होना चाहती है, या फिर कोई और काम करना चाहती है, और उसके या फिर उसके पेरेंट्स जो है, उसके जो घर में जो लोग हैं, उसके हस्बैंड हो सकते हैं, उसके परिवार में कोई और हो सकता है, परेशान कर रहा है, या बाहर कोई स्त्रियों को परेशान करता है, तो उससे संबंधित स्पेशल अधिकारी है, और वो अधिकारी जो इसकी जांच पड़ताल करते रहेगा बीच बीच में, है ना। तो महिला इसके पास जाके शिकायत भी बोल सकती है। तो ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई थी अशोक ने, और इसकी चर्चा किस शिलालेख में की गई है कि हमने जो है एक स्त्री महामात्र अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। ये बात अशोक ने किस शिलालेख में लिखी है? 12वें शिलालेख में लिखी गई है। इसके बाद अगर बात करें 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख ये कहाँ पे है भाई, बताइए। 13वां शिलालेख 12वें शिलालेख से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चलता फिरता, अगर मैं बताऊं तो और क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक आपने देखा ना शिलालेख के बारे में, सारे के सारे ऐसे हैं कि जब टफ टाइप का पेपर बनता है तब आते हैं वो क्वेश्चन। लेकिन ये जो 13वां शिलालेख है तो हल्का फुल्का क्वेश्चन जिसे बोलते हैं चलता फिरता क्वेश्चन, बार बार पेपर में आते रहता है। और बताइए भाई, हैं कहाँ होना चाहिए 13वां शिलालेख? राजस्थान। 13वां जौगढ़, जौगढ़ का शिलालेख के बारे में सुना है? किसी ने नहीं सुना जौगढ़ के बारे में? किसने सुना है? किसने सुना है? किसी ने नहीं सुना? अरे 13 के 13 शिलालेख जोड़ा सुना है। जौगढ़ शिलालेख कहाँ पे होना चाहिए? याद नहीं आ रहा है? उड़ीसा में है जौगढ़ शिलालेख। देखो उड़ीसा में धौली शिलालेख भी है, धौली में 3 तो धौली में ही है, और एक आपका जो है यहीं पे उड़ीसा में ये मान के चलो कि लगभग इसी के आसपास यहाँ पे जो है एक क्या है जौगढ़ शिलालेख है, और ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। और ये कौन सा है? 13वां शिलालेख है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है ये कई बार पूछा गया, अशोक का 13वां शिलालेख कहाँ पे मिला है? तो जौगढ़ लिख देगा, या फिर जौगढ़ ब्रैकेट में उड़ीसा लिख देता है, और कई बार उड़ीसा भी लिखता है, सीधा राज्य का नाम भी लिख देता है। इनको पूछता सभी को तो कई बार राज्यों के नाम ही दे देता हो, तो बड़ा आसान हो जाता है प्रश्न। लेकिन कहीं एग्जैक्ट जगह पूछते तो उसी एग्जैक्ट जगह के नाम पे ही उस शिलालेख का नाम ही पड़ा। हम क्या बोलते हैं, कोई नाम है शिलालेख का, जगह के जगह नाम से ही तो पड़ा। जैसे कालसी तो कालसी का शिलालेख तो बोलते हैं उसको, नाम ये जौगढ़ का शिलालेख, कालसी का शिलालेख, है ना। आपका जो एरागुड़ी का शिलालेख, सोपारा का शिलालेख, है ना। तो इस तरीके से नाम पड़े हुए हैं इनके। लेकिन है कहाँ पे, किस राज्य में? तो राज्य का नाम बोलेगा तो आपका राज्य हो जाएगा, उड़ीसा होगा, आपका तेलंगाना हो सकता है, आपका महाराष्ट्र हो सकता है, गुजरात हो सकता है ना। आपका जो है पाकिस्तान, तो आपका पाकिस्तान ही बोल देगा मनसेरा, है ना। तो इस तरीके से तो 13वां शिलालेख कहाँ पे है? कहाँ पे है? जौगढ़। जौगढ़ कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ये उड़ीसा में 4था शिलालेख है। सबसे ज़्यादा शिलालेख उड़ीसा में मिले, जो स्तंभ लेख 4 शिलालेख मिल गए, जो मतलब अशोक के क्या है, जो बड़े शिलालेख है, जो बृहद शिलालेख है ना। इसमें अशोक के
कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। जो अशोक का कलिंग युद्ध हुआ है उस कलिंग युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है, अब किसने आके बताया नहीं है कि भाई अशोक का कलिंग का युद्ध हुआ था, है ना। ये जानकारी अशोक के बारे में मैक्सिमम किससे मिली है? शिलालेखों से और अभिलेख, स्तंभ लेखों से और गुहा लेखों से ही मिली है ना। तो इस 13वें शिलालेख में जो आपका जौगढ़ में है, इससे ही ये जानकारी मिली है कि अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। और यहाँ पे ये लिखा गया है कि अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा था वो अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा था। राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। अर्थात इसका मतलब क्या लगाया गया? 261 ईसा पूर्व में जो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। बाकी कलिंग के युद्ध के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब इसके अंदर लिखी गई है, जिसके बारे में हम पहले ही क्या है पढ़ चुके हैं, है ना। क्या क्या पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा कलिंग के युद्ध में? सबसे पहली बात कि कलिंग का युद्ध जो है कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? राजा कौन था? है नंदराज। राजा कलिंग के राजा नंदराज थे। बाकी कलिंग से कोई और जानकारी मिलती नहीं, इसलिए कलिंग के बारे में और जानने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? दया नदी के किनारे। दया नदी के किनारे हुआ था ना। कलिंग के पास जो है मौर्य साम्राज्य का कौन सा जो नजदीक का वो था बंदरगाह था, वो कौन सा था? हैं? दार्गो है? शांत हो जाओ भाई, एक को बोलने दो। हाँ है दामड़ो तामलुक ठीक है, अब ठीक है, तामलुक बंदरगाह। हाँ दामड़ो बंदरगाह बोल रहे, दामड़ो क्या हुआ, है ना। तो ये था भाई 13वां। चलो 14वां यहीं पे ख़त्म करते हैं, लास्ट 14वां शिलालेख। बताइए भाई, अशोक का लास्ट और 14वां शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बताइए बताइए। ये पूछता है अशोक का 14वां बृहद शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। इसके बारे में तो यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, हैं? जल्दी बताओ भाई। ये भी यहीं से प्राप्त हुआ है, जौगढ़ उड़ीसा से। उड़ीसा में भरमार हो रखी है। जब कलिंग को जीता ना, उसके बाद अशोक ने सारे शिलालेख जो है वहीं पे लिखते गया। सारे तो नहीं पर मतलब ज़्यादातर, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान गया ना उनका। फिर किसी ने जीता ही नहीं, उनके पूर्वजों ने जीत ही नहीं पाया कलिंग को। देखो जो भाई जौगढ़ शिलालेख है, 14वां शिलालेख है ना। 14वां शिलालेख कहाँ मिला है? कहाँ है भाई? जौगढ़। जौगढ़ कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें अच्छा संदेश दिया गया है कि जो प्रजा है, प्रजा को धार्मिक जीवन जीने की क्या दी गई है? सलाह दी गई है कि प्रजा को कैसा जीवन जीना चाहिए? धार्मिक जीवन जीना चाहिए। और जो धार्मिक जीवन जिएगा ना, वो कभी भी काट मार नहीं कर सकता। आप बोलते हो ना कि जो जैसे क्या कहते हैं, आपका हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जो आतंकवाद है, कुछ लोग बोलते हैं भाई कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं क्योंकि मुस्लिम धर्म है। देखो मुस्लिम धर्म में कोई आतंकवाद के बारे में नहीं, असली धर्म है ना अगर जो मुस्लिम का है, तो वो तो ऐसा धर्म है कि वो जो क्या कहते हैं चींटी भी पैर के नीचे नहीं, वो तो डेली रास्ता भी साफ करते हुए चलते, जो असली धर्म मानते हैं मुस्लिम धर्म को। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चींटी भी नहीं मरनी चाहिए पाँव के नीचे। तो वो आप जाते हैं तो अपने साथ जो है एक वो देखा होगा आप लोगों ने कई बार कि अपने हाथ में जो एक वो रखेंगे झाड़ू टाइप का, या पत्ते काट के उसका वो रखेंगे और अपने आगे आगे जो ऐसे मारते हुए चलेंगे, तब जाके चलते रहेंगे कि कहीं चलते चलते मेरे पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई छोटा जीव ना आ जाए तो पाप हो जाएगी। तो धार्मिक जीवन जीते वो तो ऐसे होता है। लेकिन ये कि धर्म के नाम पर जो लोगों को भिड़ाते हैं, और भिड़ाते धर्म के नाम को पे जो लोगों को भिड़ाते हैं ना, उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं होता। जिसको धर्म का अच्छे से ज्ञान होता है ना, वो कभी भी ये लड़ाई झगड़े वाली, काट मार वाली, अहिंसा वाली बात ही नहीं, हिंसा वाली वो बात ही नहीं करते। समझ गए ना। तो ये थे भाई अशोक के 14 शिलालेख। ठीक है।